राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन ने लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकवाद्य ये टॉपिक कवर करे थे। अब अपन शुरू करते हैं एक नया सेक्शन इसका, स्थापत्य कला। उसके बाद चित्रकला और वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। स्थापत्य कला की बात करते हैं। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर जो भी बना हुआ है राजस्थान की धरती के ऊपर, चाहे वो किला हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो कोई झील क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, ये सारी अपन इस टॉपिक के अंतर्गत में कवर करते हैं। 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर में। पहले टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे किले और स्मारक। किले या गढ़ या फोर्ट क्या होते हैं किले? तो दुश्मन देश जब आक्रमण करता है तब उससे बचने के लिए राजा और राजा का परिवार एक ऊंचे स्थान पर या ऐसी गुप्त जगह पर, या बोलूं कि जहां तक पहुंचना बहुत कठिन हो, ऐसी जगह पर जाके रह जाते थे। उन्हें ही कहा जाता था किले। किले इतने फैंसी नहीं होते थे क्योंकि उनका काम सिर्फ सुरक्षा के समय पे होता था, है ना। और स्मारक जो बहुत सारी राजा जीत के आते थे, वो जीत की याद में बहुत सारी चीजें बनाते थे, जैसे चित्तौड़गढ़ में अपने विजय स्तंभ है, ऐसी चीजें कहलाती है स्मारक। तो पहले टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे किले और स्मारक। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे हम महल और हवेलियां, जो राजाओं के निजी निवास स्थान हुआ करते थे, जो राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं, चाहे अपनी रानियों के लिए, पासवानों के लिए या खुद के लिए ही क्यों ना हो। उन्हें एक टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे महल और हवेली। तीसरे अपन लेंगे छतरियां। जब भी कोई राजा महाराजा मर जाता है तो उसकी याद में उसके जो उसका जहां पे जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वहां पर अपन छतरियों का एक चबूतरे का निर्माण करते हैं ताकि वो यादगिरी के रूप में बनी रहे। तो उन सारी छतरियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कितनी छतरियां बनी हुई है। अच्छा, जितने खंभों की छतरी है उतना उसका सम्मान ज्यादा माना जाता है। तो अलग अलग खंभों की छतरियां अपन पढ़ेंगे भाई। 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, तो ये छतरियों वाले चैप्टर में कवर करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, प्रमुख जो भी मंदिर हैं उन सब की बात यहाँ पे करेंगे। कौन कौन सी शैली के अंतर्गत बने गए हैं, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, वो क्या क्या उनकी खास बात है, वो सारी मंदिरों में। फिर मकबरे, मस्जिद और दरगाह, ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो आराधना करने जाते हैं, उनसे संबंधित जो स्थान है, उनके दरगाहें, मस्जिदें, मकबरे। मकबरे एक तरह की कब्र होती है जिनको बाद में पूजा जाता है, वो मकबरे बन जाते हैं। तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे। और लास्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, कि मानवों द्वारा जो भी राजस्थान में स्थापत्य कला के रूप में झीलों का निर्माण करवाया गया, चाहे बावड़ियों, स्टेप वेल्स का निर्माण किया गया जिसके नीचे उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां होती है ना, चाहे तालाबों का निर्माण किया गया हो, चाहे कुओं का निर्माण किया गया, उन सबको देखेंगे। जिसमें से झील वाले टॉपिक को अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर में कवर करते हैं और अपन पढ़ चुके हैं। राजस्थान की झीलें अपन ने सारी पढ़ी, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, इवन वहां पे तो प्राकृतिक झीलों के बारे में भी पढ़ा। बावड़ियां अपन यहाँ पे देखेंगे, तालाब अपन ने वहां पे भी पढ़े हैं झीलों वाले चैप्टर में, जो एक कुछ बच जाते हैं वो इधर देख लेंगे। और कुएं हालांकि 2 वहां पे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी छोटे मोटे कुएं जैसे नंदन भोजाई का कुआं है एक तिमनगढ़ करौली में, उन सब की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर वाले टॉपिक में अपन किले पढ़ेंगे, स्मारक, किले और स्मारक, ये अपना पहला टॉपिक होगा। दूसरे टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे महल और हवेलियां, अलग अलग जो रियासतें उनके अंदर जो महल और हवेलियां बनी हुई है उनके बारे में। तीसरे के अंदर पढ़ेंगे छतरियां, राजा जब मर जाते हैं उनके ऊपर जो निर्मित चबूतरे होते हैं, उनके दफनाने के स्थान पर या जलाने के स्थान पर वो छतरियां। मंदिर अपन देखेंगे, मकबरे, मस्जिद या दरगाह अपन देखेंगे, और मानव निर्मित जलीय संरचना, ये पूरा टॉपिक होगा। इनसे लगभग एक सवाल या इन पूरे टॉपिक से मिला के लगभग 3 सवाल अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। एक सवाल जो कि किले और स्मारक से फिक्स है, कभी कभी 2 या 3 भी इनकी संख्या हो जाती है। काफी वाइड टॉपिक होता है ये, बाकी ये सारे छोटे मोटे टॉपिक्स है ना। इस टॉपिक में भी अपने को ज्यादा मतलब जोर लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं किले और स्मारक। किले और स्मारक क्या होते हैं मैंने बता दिया कि जब भी राज्य पर आक्रमण होना होता है तो राजा अपनी सेना के साथ में या अपने परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर रखवा देता है ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनका वंश आगे बढ़ सके, उनकी वंश की समाप्ति ना हो। वो एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ऊंचे स्थान पे जाए या ऐसे स्थान पे जाए जहां पे पहुंचना मुश्किल होता है।
तो उनको ही अपन कहते हैं किले, दुर्ग या फोर्ट। तो यही अपने टॉपिक का नाम है, किले और स्मारक। किलों के साथ में ही पढ़ के उनके स्मारक भी पढ़ लेंगे जो भी इनके द्वारा निर्मित किए गए होंगे ना, तो स्मारक भी इनके साथ में ही कवर कर लेंगे। एक बुक है जिसका नाम है शुक्र नीति। तो उस शुक्र नीति के अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताए गए हैं कि एक राज्य के अंदर, एक राज्य किसको बोलेंगे, जिसके अंदर में ये 7 चीजें होंगी। उन 7 चीजों में किलों को भी सम्मिलित किया गया है और किलों के अंतर्गत ये बताया गया है कि 9 प्रकार के किले होते हैं। शुक्र नीति ने बताया कि 9 प्रकार के किले होते हैं। कौन कौन से वो 9 प्रकार हैं? पहला प्रकार है जल दुर्ग या औदक दुर्ग। जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग कहा जाता है। तो कई बार जल न देके वो औदक पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औदक दुर्ग है। तो जल दुर्ग या औदक दुर्ग, जिसके चारों तरफ पानी है ना, जो पानी के बीच में निर्मित हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग या औदक दुर्ग। अर्थात तीनों तरफ नदियां हैं, ऐसे दुर्गों को क्या बोलेंगे अपन? जल दुर्ग या औदक दुर्ग। राजस्थान में ऐसे 3 दुर्ग हैं जो कि जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है उसमें गागरोन या झालावाड़ से। गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है ना, क्योंकि ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ठीक है, राजस्थान का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है उसका नाम है गागरोन, जो कि झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है, गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग कौन से दुर्ग का उदाहरण है या कौन से दुर्ग की श्रेणी के अंदर में आता है? तो ये जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके अलावा भी 2 दुर्ग कौन कौन से हैं? तो कोषवर्धन दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ इसका बाद में नाम पड़ा, पहले इसका नाम कोषवर्धन था। 12 के अंदर ये दुर्ग स्थित है। तो पहला दुर्ग है गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है। दूसरा दुर्ग है कोषवर्धन या शेरगढ़ जो कि 12 के अंदर स्थित है। और तीसरा दुर्ग है भैसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर में स्थित है। ये 3 दुर्ग हैं जो कि जल या औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन जो बुकों के अनुसार माना गया है वो ये 3 दुर्ग ही हैं। गागरोन अपना पढ़ के आ चुके हैं राजस्थान की नदियों वाले टॉपिक के अंदर कि सामेला करके जगह पड़ती है जहां पे काली सिंध और आहू दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, गागरोन, है ना। तो ये जल दुर्ग ही हो गया और इसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, कौन से प्रकार का दुर्ग है? तो जल या औदक दुर्ग। उसके अलावा कौन कौन से? कोषवर्धन या शेरगढ़ और भैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो ये 3 दुर्ग हैं जो कि जल दुर्ग या औदक दुर्ग है। बहुत बार इन सब में सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर ही पूछा गया है ना। तो नेक्स्ट है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई बनी हो, उस खाई के अंदर पानी भरा जाता है और मगरमच्छ वगैरह जानवरों को रखा जाता है ताकि कोई भी आक्रमण करके आए तो उसको खाई से गुजरना पड़े। और खाई के अंदर चूंकि मगरमच्छ वगैरह है तो उनका आना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। तो पारीख दुर्ग, राजस्थान में 2 ही दुर्ग पारीख दुर्ग है। एक है लोहागढ़ भरतपुर में और एक जूनागढ़ जो कि बीकानेर के अंदर बना हुआ है। तो राजस्थान में जल दुर्ग या औदक दुर्ग तो 3 है और पारीख दुर्ग कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक जूनागढ़ जो कि बीकानेर में स्थित है और भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में। ये भटनेर हनुमानगढ़ वाला पढ़ ही चुके हैं अपन कि मोती झील से एक लिंक नहर निकाली गई जिसका नाम है सुजान गंगा। वो सुजान गंगा लोहागढ़ के चारों तरफ पानी ले जाने का काम करती है ना। तो लोहागढ़ जो कि भरतपुर में स्थित है और जूनागढ़ जो कि बीकानेर में। ये कौन सी श्रेणी का? पारीख, जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई। नेक्स्ट है पारीख दुर्ग, जिसके चारों तरफ परिधि बनी हुई हो यानी सीमा बनी हुई हो, परकोटा बना हुआ हो, ऐसे दुर्ग को अपन बोलते हैं पारीख दुर्ग। नेक्स्ट है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो कि मरुस्थल में निर्मित होते हैं। मरुस्थल में निर्मित दुर्गों को धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो राजस्थान में मरुस्थल में दुर्ग निर्मित तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कोई एक प्रमुख दुर्ग जो कि धानवन श्रेणी में आता है वो कौन सा है? तो सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर के अंदर में स्थित है ना। सोनारगढ़ का जो स्टेटमेंट है कि भाई पत्थर की टांगे ही वहां तक पहुंच सकती है, वही सोनारगढ़ जैसलमेर। एक दुर्ग है वन दुर्ग जो कि वन के अंदर स्थित होते हैं। एक दुर्ग है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वो कहलाते हैं जिन तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है, बीच में खाइयां, नुकीले पत्थर, ये सारी चीजें अपने को मिले, कांटेदार पूरा मिले, वो कहलाता है दुर्ग एरण दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचना बहुत कठिन हो, मार्ग के अंदर में खाइयां, कांटे, पत्थर ये सारे हो, उनको कहा जाता है एरण दुर्ग। और राजस्थान में एरण दुर्ग का एग्जाम्पल है रणथंभौर दुर्ग जो कि बना हुआ है सवाई माधोपुर, है ना।
तो एरण दुर्ग कौन सा? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। पारीख दुर्ग कौन सा? तो लोहागढ़ और जूनागढ़। जल या औदक दुर्ग कौन सा? तो गागरोन, कोशवर्धन और बेसरोडगढ़। फिर बात करें पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग की। पर्वत को ही गिरि बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है। तो ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर निर्मित होते हैं उनको कौन से दुर्ग? पर्वतीय या गिरि दुर्ग कहा जाते हैं। और राजस्थान के अधिकांश किले पर्वतीय या गिरि दुर्ग के देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अधिकांश किले अपने देखे पहाड़ी की ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां तक, जो विरोधी सेना है वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अधिकांश दुर्ग राजस्थान में कौन सी श्रेणी के हैं? पर्वत या गिरि श्रेणी के। 8वां प्रकार है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां पे सेना रहती है ना, ऐसा दुर्ग जहां पे सेना, जो प्रशिक्षित सेना है वो वहां पे बैठी होती है ताकि जो भी आक्रमणकारी आए उनको सबको मार सके। ऐसे दुर्गों को कहा जाता है सैन्य दुर्ग। और शुक्ल नीति के अनुसार सबसे बेस्ट अगर कोई दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ को अगर कोई दुर्ग है तो उसका नाम है सैन्य दुर्ग। सबसे ज्यादा तो है राजस्थान में पर्वतीय दुर्ग, लेकिन सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का जो दुर्ग माना गया है वो सैन्य दुर्ग माना गया है। और लास्ट है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां तक अपने को सहायता पहुंचाई जा सके, ऐसे दुर्ग को सहाय दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान में एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। वो चित्तौड़गढ़ में ये सारी श्रेणियां हैं, ये जो जितनी भी 9 श्रेणियां, वो सारी श्रेणियां हैं। केवल एक श्रेणी नहीं है, वो है धानवन श्रेणी। क्योंकि चित्तौड़गढ़ में मरुस्थल कहां से लाओगे? धानवन का मतलब तो यही होता है कि मरुस्थल में स्थित दुर्ग। अब चित्तौड़ में मरुस्थल कहां से लाओगे? तो इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें ये 8 श्रेणियां पाई जाती है। केवल एक श्रेणी नहीं पाई जाती, वो है धानवन श्रेणी। इसीलिए चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है किलों का सिरमौर। कि किले का सबसे सिरमौर जो है, किलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई किला माना गया है तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो कि कौन सी श्रेणी का है? सारी श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है, केवल धानवन श्रेणी को छोड़कर। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके इन दुर्गों की। उससे पहले देख लेते हैं कि यूनेस्को, जो कि एक यूएन की एक संस्था है, उसके द्वारा राजस्थान के कुछ किलों को मान्यताएं प्रदान की गई है। वो जो किले हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लें। उसके बाद पहले उन्हीं किलों को पढ़ेंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और उसके बाद कुछ बच जाते हैं दुर्ग, उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए यूनेस्को के अंदर शामिल राजस्थान के किले कौन कौन से हैं उनकी बात करें। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशियो काउंसिल, यूएन के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है उसका यूनेस्को, जो कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंदर पूरे विश्व भर के अंदर इनिशिएटिव्स लेकर आती है। ये अपनी 36वीं बैठक करती है 31 जून, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन 2013 के अंदर ये बैठक करती है। और इस बैठक के अंदर राजस्थान के 6 पर्वतीय किलों को विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशियो काउंसिल, अपनी 36वीं बैठक करती है 21 जून 2013 को। और इस बैठक में राजस्थान के 6 पर्वतीय किलों को विश्व धरोहर सूची या विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल करती है। कौन कौन से वो 6 दुर्ग हैं? रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में अपन ने पढ़ा कि एरण श्रेणी का उदाहरण है, लेकिन इधर अपन सारे पर्वतीय श्रेणी के अंदर ही मान रहे हैं ना। यूनेस्को को यही लग रहा है कि सारे पहाड़ी पर है, तो अपने को पता है कि शुक्र नीति के अनुसार इतने सारे हैं। ठीक है, दूसरा किला है आमेर, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के अंदर जो सोनारगढ़ या जिसको जैसलमेर के दुर्ग भी कहते हैं, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो कि जल ध्रुणी की श्रेणी के अंदर अपन ने पढ़ा राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर में स्थित है। तो इन 6 पर्वतीय किलों को यूनेस्को ने मान्यता दी। कैसे याद रखेंगे? राजस्थान का करंट जीके या राजस्थान का जीके, इस तरह से याद रखेंगे। आर से रणथंभौर, ए से आमेर, जे से जैसलमेर, सी से चित्तौड़, जी से गागरोन और टी से कुंभलगढ़। राजस्थान का जीके कैसे याद रखेंगे? राजस्थान का जीके, आर से रणथंभौर, ए से आमेर, जे से जैसलमेर, का से चित्तौड़,
जी से गागरोन और के से कुंभलगढ़। तो ये है किले वो जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल है, और इन्हीं किलों से अधिकतर प्रश्न राजस्थान के एग्जामों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से किला जो कि जिसको राजस्थान का सिरमौर या किलों का सिरमौर कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही अपन किलों का सिरमौर कहते हैं, और इसी दुर्ग को चित्रांगन दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? चित्रांगन दुर्ग, अरे चित्रकूट दुर्ग, सॉरी चित्रकूट दुर्ग कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। मतलब मेवाड़ में गुहिल वंश से पहले मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। काफी पुराना है मेवाड़ का इतिहास, है ना। मौर्यों का यहाँ पे शासन हुआ करता था, और मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी के नाम पर अपन ने इसका दुर्ग का नाम क्या पड़ा? चित्रकूट दुर्ग। क्योंकि चित्रांगद दुर्ग मौर्य ने बनाया, इसलिए दुर्ग का नाम ही है चित्रकूट दुर्ग। अच्छा, चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग को बनाया, ये जानकारी अपने को मिलती है कि किताब जिसका नाम है वीर विनोद। ये वीर विनोद बुक लिखी है श्यामल दास दत्तवाड़िया ने, जो कि मेवाड़ के राज्य कवि रहे हैं। तो मेवाड़ के एक दुर्ग जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है चित्रांगद मौर्य ने। इसकी वजह से अपन इसको चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। यह जानकारी मिलती है अपने को वीर विनोद में, जो कि लिखी है श्यामल दास दत्तवाड़िया ने। अच्छा, इसकी स्थिति देखें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिस पठार का नाम है मैसा का पठार। मैसा के पठार पर यह स्थित है, और नदियों वाले क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। बेड़च जिसको आयड़ नदी बोलते हैं, जो कि गोगुंदा से निकलती है, उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है, और गंभीरी नदी जो कि सहायक नदी थी बनास की, उन दोनों नदियों के किनारे इस दुर्ग का बसावट है। मतलब ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? चित्रकूट दुर्ग। अच्छा, चूंकि मौर्य वंश के शासकों ने इसे बनाया है, चित्रांगद मौर्य ने, तो मौर्य वंश का शासन है, तो मौर्य वंश को हटाकर इस पर अधिकार कर लेते हैं बप्पा रावल। कब? 734 ईस्वी में। तब से गोहिल वंश की स्थापना मानी जाती है, 734 ईस्वी से। मौर्य शासक कौन था? तो उसका नाम था मान मोरी। उस मान मोरी को 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल हरा देते हैं, और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की जाती है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लें इसका, कि भाई मौर्य शासकों ने इसको बनाया है। उस मौर्य शासक का नाम है चित्रांगद मौर्य। उसी मौर्य शाखा का लास्ट जो शासक है, उसका नाम है मान मोरी, जिसे हरा देता है बप्पा रावल। कब? 734 ईस्वी में। और किसकी स्थापना करता है मेवाड़ में? गुहिल वंश की स्थापना करता है। कालांतर में इस पर अन्य राजाओं का भी अधिकार रहा। जैसे मालवा के परमार शासक थे मुंज, है ना, तो मुंज का भी इधर अधिकार रह चुका है। और गुजरात के चालुक्य शासक है जिसका नाम है जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज, उनका भी कुछ समय तक चित्तौड़गढ़ पर अधिकार रहा था। तो क्या मेवाड़ का गुहिल वंश का एकाधिकार रहा था इस दुर्ग पर? नहीं। बीच बीच में बेसिकली गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, और उससे पहले मुंज परमार का यहाँ पर शासन रहा था, जो कि मारवाड़ का मालवा का शासक हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसको किलों का सिरमौर कहते हैं, चित्रकूट दुर्ग इसे कहते हैं। ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, इसलिए इसको चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। बैसाखी पठार पर स्थित है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। अंतिम जो मौर्य शासक था, जिसका नाम था मान मोरी, जिसे हरा देते हैं बप्पा रावल, और गुहिल वंश की स्थापना करते हैं मेवाड़ में 734 ईस्वी में। कालांतर में इस दुर्ग को मालवा के मुंज परमार इसको जीत लेते हैं, और बाद में गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज का भी इधर अधिकार रहता। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। चलिए आगे बात करें कि चित्तौड़ के अंतर्गत में 3 शाखे हुए। शाखों का मतलब होता है जिसमें केसरिया और जौहर किया जाए। केसरिया का मतलब जब राजा को पता होता है कि युद्ध में उसकी हार निश्चित है, तो राजा राजपूताना के जो भी राजा रहते थे, वो सर पर केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध में लड़ने जाते थे और वीरगति को प्राप्त होते थे। इस हेतु उनकी जो महिलाएं हैं, रानियां हैं, दासियां हैं, वो
आक्रमणकारी उनके ऊपर अत्याचार ना करे, इसलिए वो जौहर अग्निकुंड में जाकर खुद को समाप्त कर देती थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था ना, सती होना या जौहर होना। तो जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में किया जाए तो उसे कहा जाता था साका। चित्तौड़ के अंतर्गत में कुल 3 साके हुए, जिसमें से पहला साका हुआ 1303 ईस्वी के अंतर्गत। कब? 1303 ईस्वी के अंतर्गत आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी बहुत जगह पे साके करवाया गया है ना, जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और जिक्र करेंगे इसका। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और रानी पद्मिनी जौहर करती है, जो कि रतन सिंह की पत्नी है। रतन सिंह इस युद्ध में केसरिया करते हैं और पद्मिनी जौहर करती है, और इस युद्ध के अंतर्गत में शहीद होते हैं घोरा और बादल, जो कि रतन सिंह के सहयोगी थे। तो 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ में पहला साका होता है। आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी, सती होती है रानी पद्मिनी, और जो कि रतन सिंह की पत्नी है। रतन सिंह केसरिया करते हैं और शहीद होते हैं घोरा और बादल। अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम बदल देते हैं और नाम रखते हैं खिजराबाद, है ना। खिज्र द्वारा आबाद करवाया गया खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिज्र से, है ना। तो खिजराबाद इसका नाम रखा जाता है। 1303 में चूंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में है। 1326 ईस्वी के अंदर में सिसोदा का एक राणा है जिसका नाम राणा हम्मीर। वो राणा हम्मीर अलाउद्दीन खिलजी के जो भी प्रशासक हैं उनको वापस भगा देता है और चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लेता है और सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। गुहिल सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। क्या घटनाक्रम है? 1303 ईस्वी के अंदर में चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, रानी पद्मिनी जौहर करती है, जो कि रतन सिंह की पत्नी है, और घोरा और बादल इस युद्ध के अंतर्गत शहीद होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है, किंतु 1326 ईस्वी के अंतर्गत राणा हम्मीर, जो कि सिसोदा का है, वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराकर वापस भेज देता है और चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लेता। दूसरा साका होता है 1535 ईस्वी के अंदर। 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण होता है। रानी कर्णावती, जो कि राणा सांगा की पत्नी है, वे जौहर करती है, और बाघ सिंह देवलिया, जो कि देवलिया का सामंत है बाघ सिंह, इस युद्ध के अंतर्गत शहीद होता है। तो 1535 के अंतर्गत आक्रमण होता है गुजरात के बहादुर शाह का। इस युद्ध के अंतर्गत में सती होती है कर्णावती, जो कि राणा सांगा की पत्नी है, और बाघ सिंह देवलिया इस युद्ध के अंतर्गत शहीद हो जाते हैं। 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है। वो होता है चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन, इसलिए चित्तौड़गढ़ में आज भी इस दिन को जौहर मेला लगता है ना। चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ में जौहर मेले का आयोजन करवाया जाता है, क्योंकि 1568 ईस्वी में, जो कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है, आक्रमण होता है जलालुद्दीन अकबर का। अकबर इधर आक्रमण करते हैं। फत्ता चुंडावत की पत्नी है जिनका नाम है फुलकवर, वो यहाँ पर सती होती है, जो कि फत्ता चुंडावत की पत्नी है, और इस युद्ध में शहीद होते हैं जयमल, फत्ता और कल्ला राठौर, है ना। तो ये चित्तौड़ के 3 साके, जिनका बार बार प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? 3। पहला कब हुआ? 1303 ईस्वी में। आक्रमण किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। सती कौन होती है? पद्मिनी। किसकी पत्नी है? रतन सिंह की। नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? खिजराबाद। कौन इस युद्ध में घायल होता है? तो घोरा और बादल। 1336 ईस्वी के अंदर वापस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं राणा हम्मीर। 1535 के अंतर्गत में आक्रमण होता है गुजरात के बहादुर शाह का। राणा कर्णावती इसमें जौहर करती हैं, जो कि राणा सांगा की पत्नी है, और बाघ सिंह देवलिया इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तीसरा जो साका होता है उसमें आक्रमण करते हैं 1568 चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन अकबर आक्रमण करते हैं। सती होती है इसमें फुलकवर, जो कि फत्ता चुंडावत की पत्नी है, और इस युद्ध में शहीद होते हैं फत्ता, जयमल और कल्ला राठौर। ठीक है। और चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन ही चित्तौड़ में मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला? जौहर मेला। फिर 1568 से लगाकर 1615 ईस्वी तक अकबर का मेवाड़ पर अधिकार रहता है। चित्तौड़गढ़ पर भी और मेवाड़ पर भी अकबर का अधिकार है 1615 ईस्वी तक। और 1615 ईस्वी के अंतर्गत
मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है ना। कौन सी संधि? मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है और ये चित्तौड़गढ़ का किला वापस मेवाड़ को मिल जाता है, गोहिलों को मिल जाता है। कब? 1615 ईस्वी में। कौन सी संधि? मेवाड़ मुगल संधि, है ना। इस बीच महाराणा प्रताप का संघर्ष, अमर सिंह के काल में ये संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि। ठीक है, चलो अब बात करें, ये तो हो गया हिस्ट्री के बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, चूंकि इसमें स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, तो स्थापत्य विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या इस किले के अंतर्गत में बना हुआ है जो कि दर्शनीय है। प्रवेश द्वारों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ किले में 7 प्रवेश द्वार है, टोटल 7 गेट्स हैं। सबसे जो पूर्व में द्वार होता है उसको बोलते हैं सूरजकोट, है ना, क्योंकि वहां से पूर्व में सूरज उगता है, तो सूरजकोट पूर्व के अंदर में होता है। ये इस किले का सबसे पुराना द्वार है, सूरजकोट। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रवेश द्वार का नाम है पांडुपोल या पाड़नपोल। ये जो पांडुपोल या पाड़नपोल है, वहां पर जो देवलिया का बाघ सिंह जो दूसरे साके के अंतर्गत मारा गया था, उसका यहाँ पे स्मारक या छतरी बनी हुई है। किसकी? देवलिया के बाघ सिंह की, जो कि दूसरे साके के अंतर्गत लड़ता हुआ मारा गया था। कहां पर? पांडुपोल या पाड़नपोल पर। एक और पोल है जिसका नाम है रामपोल। उस रामपोल पर फत्ता चुंडावत की छतरी बनी हुई है। वही फत्ता चुंडावत जो कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के अंतर्गत शहीद होता है और इसकी पत्नी भी क्या सती होती है। कौन? फुलकुंवर, है ना। तो उसका रामपोल पर छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट 2 पोल हैं, एक पोल है भैरव पोल और एक पोल है हनुमान पोल। उन भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में 2 छतरियां बनी हुई हैं। एक छतरी तो है जयमल की और एक छतरी है कल्ला राठौड़ की। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता भी कहा जाता है ना, लोक देवता वाले चैप्टर के अंदर इसको वापस पढ़ेंगे। चलिए, सूरजपुर की बात कर ही ली अपन ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल या हवेलियां बनी हुई हैं। तो बहुत सारी है, अपन ने कुछ ही नाम लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, नाम से ही पता चल रहा है। पद्मिनी महल कहाँ पे बना होगा? चित्तौड़ में। कुंभा महल चित्तौड़। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़। बाबा शाह की हवेली चित्तौड़। सलूम्बर की हवेली चित्तौड़ और आहाड़ा हिंगुड़ का महल वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो कुछ महल यहाँ पे बने हुए हैं। पद्मिनी का महल है, रतन सिंह का भी महल है यहाँ पर, जयमल फत्ता का भी महल है, सलूम्बर की हवेली यहाँ पर बनी हुई है, आहाड़ा हिंगुल की हवेली या महल यहाँ पे बना हुआ है, बाबा शाह की हवेली है, कुंभा का महल है और फतेह प्रकाश महल यहाँ पर बना हुआ है। जलीय संरचनाओं की बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जलीय संरचनाएं चित्तौड़ में देखने को मिलती है। तो 2 तालाब है। एक तालाब है चित्रांग मोरी तालाब, क्योंकि इसका निर्माण चित्रांगद मोरी राजा चित्रांगद ने करवाया था, इसलिए चित्रांग मोरी तालाब इसका नाम है। और दूसरा तालाब है भीमलत तालाब। कहते हैं कि भीम की लात पड़ने से इसका निर्माण हुआ, तो भीमलत तालाब भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो 3 साके अपन ने पढ़े, स्थापत्य कला पढ़ी। कुछ और स्थापत्य कला की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने मंदिरों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक कालिका माता का मंदिर है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने एक सूर्य मंदिर के रूप में करवाया था, लेकिन कालांतर में कालिका माता की पूजा यहाँ पे होने लगी, है ना। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था, बाकी इसकी पूजा कालिका माता के मंदिर के रूप में ये स्थापित है। समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। चूंकि अपन ने पढ़ा था कि बीच में मुंज परमार ने इधर अधिकार किया था, तो उन्हीं की परंपरा में आगे भोज परमार आते हैं। भोज परमार ने समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका पुनर्निर्माण आगे जाके महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया था, तो इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है ना। कौन सा मंदिर? समिधेश्वर मंदिर, जिसका पुनर्निर्माण किसने? मोकल ने, इसलिए इसको कौन सा मंदिर कहा जाता है? मोकल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी भोज परमार ने बनवाया, क्योंकि भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण, इसलिए इस मंदिर का नाम ही क्या? त्रिभुवन नारायण। अभी वर्तमान में ये खंडित देखने को मिलता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तुड़वा दिया था, है ना। तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर बना है बनवीर में। ये वही बनवीर है जो कि उदय सिंह को मारना चाहता था और पन्ना देवी उसको लेकर कुंभलगढ़ पहुंच चुकी है ना। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है कुंभा ने, और इसमें विष्णु की वराह रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। कौन से मंदिर में? कुंभ स्वामी मंदिर। मीरा मंदिर है यहाँ पर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है और जटाशंकर महादेव मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। कौन कौन से मंदिर है? पहला कालिका माता मंदिर,
जो कि मूल रूप से बप्पा रावल ने सूर्य मंदिर के रूप में इसकी स्थापना की थी। दूसरा मंदिर जो कि चित्तौड़ में स्थित है, समिधेश्वर मंदिर। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था, किंतु इसका पुनर्निर्माण 1428 ईस्वी के अंदर करवाते हैं महाराणा मोकल, इसलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि भोज ने ही बनवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बाद में तुड़वा दिया था। चौथा मंदिर बना हुआ है तुलजा भवानी मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण करवाया है बनवीर ने, वही बनवीर जो कि उदय सिंह को मारना चाहता था ना, पन्नादाई वाली घटना आती है। पांचवा मंदिर जो कि यहाँ पर बना हुआ है कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया और यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। मीरा ने चूंकि चित्तौड़ में पूजा करती थी वो, तो मीरा का मंदिर वहां पे बना हुआ है। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है और जटाशंकर मंदिर बना हुआ है। ये तो थे हिंदू मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में निर्मित है। अब है जैन मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में निर्मित है। पहला मंदिर 27 मंदिरों का ग्रुप है सतबीश देवरी, सत यानी 7, 20 यानी 20, 27 देवरी देवालय मंदिर, 27 एक साथ मंदिर बने हुए। जैनों के 24 तीर्थंकर हैं, तो उन 24 तीर्थंकरों के मंदिर है यहाँ पर सतबीश देवरी। अद्भुत जी का मंदिर है, अद्भुत जी इनको भील कहते हैं, बाकी रियल में तो ये ऋषभ देव जो कि जैनों के पहले तीर्थंकर माने गए हैं, उनका ये मंदिर है। कौन सा? अद्भुत जी का मंदिर या ऋषभ देव का मंदिर। और तीसरा यहाँ पर मंदिर है श्रृंगार चवरी। इस श्रृंगार चवरी के अंतर्गत भगवान शांतिनाथ जो कि जैनों के तीर्थंकर हैं, उनकी चौमुखी प्रतिमा स्थापित की गई है। और इस श्रृंगार चवरी का निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष जो कि रुपये पैसों का काम देखते हैं, बेलाक, उन बेलाक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये 3 मंदिर थे जैनों से संबंधित। यहाँ पर ही नवलखा भंडार स्थित है ना, नवलखा झील अपन पढ़ चुके हैं ना, नवलखा बावड़ी भी है और ये नवलखा भंडार है। नवलखा भंडार स्थित है चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण करवाते हैं बनवीर। ये कोष था, यहाँ पर पैसे रखे जाते थे ना, नवलखा भंडार, भंडार पैसों का भंडार था। किसने निर्माण करवाया था? बनवीर ने इसका निर्माण करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल है, जहां पे लोग रहते हैं, ऐसा एक ही महल है, सबसे बड़ा महल, और भी महल है, सबसे बड़ा अगर कोई आवासीय महल है तो उसका नाम चित्तौड़गढ़ है। इसकी आकृति देखी जाए तो मछली के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। और एक बात तो कर ही चुके थे अपन कि दानवन श्रेणी के अतिरिक्त सभी विशेषताएं इस दुर्ग में पाई जाती हैं, इसीलिए ही तो इसको क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर। अब 2 यहाँ पे स्मारक पढ़ने के बचे, एक कीर्ति स्तंभ और एक जैन कीर्ति स्तंभ, तो उनके बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 विजय स्तंभ बने हुए हैं या 2 कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। एक जिसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था, सारंगपुर युद्ध होता है 1437 ईस्वी में, उसमें जीत की खुशी के अंदर कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक स्मारक का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, इसलिए विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी इसे कहा जाता है ना, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा सारंगपुर जीत की याद में 1437 ईस्वी के अंतर्गत इसका जो युद्ध हुआ था उसकी याद में इसका निर्माण करवाया जाता है। 9 कुल मंजिला है, इसमें 9 मंजिला ये स्मारक बना हुआ है और कुल 122 फीट ऊंचा है ना। 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है, जिसमें से 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। अच्छा, कीर्ति स्तंभ, ये जो विजय स्तंभ है कुंभा द्वारा निर्मित, उसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मूर्ति कला, यानी बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए विश्वकोश इसे कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया इसे कहा जाता है ना। लेकिन इसकी 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है और 9वीं मंजिल पर हमीर से लगाकर मोकल तक का इतिहास है ना। कुंभा से पहले मोकल थे, तो मोकल तक का इतिहास है हमीर से लगाकर, यानी ये बप्पा रावल को नहीं जानते थे, वरना ये बप्पा रावल से लिखवाते, हमीर से क्यों शुरू करते ना, तो हमीर से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं ये। और हमीर से लगाकर मोकल तक का इतिहास 9वीं मंजिल पर अंकित करवाते हैं। 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। 9 मंजिला है, कुल 122 फीट ऊंची है। कुंभा बनवाता है सारंगपुर जीत की याद में। मूर्ति कला का विश्वकोश, क्या क्या इन्हें और जो ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा कहा गया, तो फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है ट्रोजन टावर से, जो कि रूस के अंतर्गत है ना। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है?
ट्रोजन टावर से, जो कि रूस के अंदर स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार बनी हुई है उससे भी इसको अच्छा बताया, उससे भी श्रेष्ठ बताया है। और डॉक्टर राजशेखर व्यास जो है वो इसे न केवल राजस्थान का बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का भी प्रतिनिधि स्मारक बताते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजशेखर व्यास तो इसे भारतीय स्थापत्य कला का प्रतिनिधि स्मारक बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताते हैं। और फर्ग्यूसन इसकी तुलना जो रशिया के ट्रोजन टावर से करते हैं। निर्माण इसका कुंभा के द्वारा 1437 में सारंगपुर जीत की याद में करवाते हैं। 9 मंजिला ये कुल बनी हुई है, जिसमें से 122 फीट ऊंचाई है, 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है और 9वीं मंजिल के ऊपर मुगल तक का इतिहास है। कहां से लेकर, हम्मीर से लेकर मुगल तक का इतिहास वर्णित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें जैन कीर्ति स्तंभ की। तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण एक व्यापारी द्वारा करवाया जाता है जिसका नाम है जीजा शाह बघेलवाल। उसका नाम क्या है? जीजा शाह बघेलवाल, जो कि एक जैन व्यापारी है। अच्छा, उस समय पे शासन कौन कर रहा था चित्तौड़ पे? तो कुमार सिंह के शासनकाल में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है जीजा शाह बघेलवाल के द्वारा। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, इसकी ऊंचाई 76 फीट देखने को मिलती है। 76 फीट इसकी ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि ये जैन कीर्ति स्तंभ है और इसके अंदर हिंदू मूर्तियां मिल रही है तो लिखना बनता है। ब्रह्मा, शिव और भैरव की भी प्रतिमा यहाँ पर मिलती है। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, जैनों के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम है आदिनाथ, उनको समर्पित है। ठीक है, तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें पहले बात करें कि इसको चिकिलों का सिरमौर चित्रांगन दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। मैसा के पठार पर स्थित है, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको चित्रांगद या चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। लास्ट अंतिम शासक था मौर्य वंश का मानमौरी, उसको हराते हैं बप्पा रावल 734 में और गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। कालांतर में मुंज परमार का शासन रहता है, जो कि मालवा का परमार है, और गुजरात के जयसिंह सिद्धराज का भी शासन रहता है, जो कि चालुक्य है। कालांतर में वापस फिर मेवाड़ का ही अधिकार रहता है और 1308 ईस्वी के अंतर्गत 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है जिसमें आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका होता है 1535 ईस्वी में, जिसमें आक्रमण करते हैं बहादुर शाह गुजरात के। तीसरा आक्रमण होता है 1568 ईस्वी के अंदर अकबर का, और 1568 से लगाकर 1615 जब तक ये संधि नहीं हो जाती तब तक अकबर का ही एक तरह से आक्रमण रहता है। बीच में संघर्ष करते हैं महाराणा प्रताप और अमर सिंह, लेकिन अमर सिंह के शासनकाल में 1615 ईस्वी के अंतर्गत मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है और वापस मुगलों के अधीन में से ये गोहिलों के अधीन में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाता है। स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने प्रवेश द्वार पढ़े। 7 प्रवेश द्वार थे, जिसमें से पांडु पोल पर, हनुमान पोल, भैरव पोल पर, राम पोल पर कुछ छतरियां बनी हुई थी। सूरज पोल इसका सबसे पुराना प्रवेश द्वार था। फिर अपन ने इसके अंतर्गत बने हुए मंदिरों की बात करी, जैन मंदिरों की बात करी, फिर ये 2 स्तंभ, और बताया कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल है। तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं। नेक्स्ट दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा ने बनाया होगा, तो बाद में अपन देखेंगे कि इसका निर्माण कुंभा ने ही करवाया होगा ना। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है राजसमंद में एक जगह पड़ती सादड़ी, तो सादड़ी के पास में ही कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। उपनाम कुंभलगढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ पर जब भी कोई संकट आता तो राजा उठ के कहां पे चल जाता? कुंभलगढ़ के दौरान। इवन हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप भी कहां पे रखे थे, कहां पर अपनी तैयारियां की थी? तो कुंभलगढ़ में ही की थी ना। तो हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व कुंभलगढ़ में इन्होंने तैयारियां की थी और युद्ध के बाद में कुंभलगढ़ में ही रहे थे ये। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, चूंकि ये मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर पर बना हुआ है, तो यहां से मारवाड़ भी दिख सकता है, मेवाड़ भी। इन दोनों की सीमाओं का प्रहरी है ये दुर्ग। ठीक है, तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी।
अबुल फजल इसके बारे में कहते हैं कि ये किला इतनी बुलंदी पर, बुलंदी यानी ऊंचाई, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो ये अबुल फजल का कोट है। और फिर है कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड इस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से करते हैं। कौन से दुर्ग से? एट्रुस्कन दुर्ग से इस दुर्ग की तुलना करते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। तो ये तो उसके उपनाम है, 4 उपनाम है। कौन कौन से? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, अबुल फजल ने कहा है कि सिर की पगड़ी गिर जाती है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना की है एट्रुस्कन दुर्ग से। संकटकालीन राजधानी से पता चलता है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे तैयारियां की थी, और युद्ध की समाप्ति के बाद यहीं पर ये रुके थे। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा कब 1448 से लगाकर 1458 के बीच में इसका निर्माण किया गया। 10 साल टोटल इस दुर्ग को बने हैं। और पहले से यहाँ पर एक दुर्ग था, जो कि चूंकि मेवाड़ में पहले मौर्यों का शासन था, तो मौर्य राजा संप्रति का यहाँ पे पहले से एक महल बना हुआ था। उस किले के ऊपर, किला ही था, उस किले को तोड़कर वापस इस किले का निर्माण करवाते हैं, और उसी के ऊपर एक इनके अवशेषों पर ही निर्माण करवाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का। पहले से किसने यहाँ पे दुर्ग बना रखा था? मौर्य राजा संप्रति ने। तो उसी के ऊपर, उसी के अवशेषों के ऊपर नया दुर्ग बनाते हैं महाराणा कुंभा 1448 से लगाकर 1458 के बीच में। कौन था इसका आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन था? तो मंडल, कुंभा का एक प्रमुख वास्तुकार रहा है मंडल। उस मंडल, जो कि राजवल्लभ बुग्गे भी लिखता है इस वास्तुकला के ऊपर, है ना, तो उस मंडल के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला की जाती है। और कुंभा की, अच्छा, इस दुर्ग में और इतिहास से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हैं? तो जिस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया, उसी दुर्ग में उसकी मृत्यु होती है उसके बेटे के द्वारा, उदा के द्वारा। यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जगह है मामादेव कुंड। तो मामादेव कुंड के पास में कुंभा के बेटे उदा द्वारा कुंभा की हत्या कर दी जाती है, और मेवाड़ का पितृहंता शासक बनता है कौन? उदा। ठीक है, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहाँ पर हुआ है। कुंभलगढ़ के अंदर ही उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है। अच्छा, इन उदय सिंह को बचाया था पन्नाधाय ने ना, बनवीर उनको मारना चाह रहा था, तो पन्नाधाय उनको लेकर आ जाती है और बचाती है ना। तो ये कुंभलगढ़ लेके आए थे उनको, फिर चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ लेके आए थे, और कुंभलगढ़ में उनको आशा देवपुरा ने शरण दी थी, है ना। आशा देवपुरा ने पन्नाधाय और उदय सिंह को शरण दी थी, जो कि बनवीर उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। उन्हीं उदय सिंह जब बड़े होते हैं तब उनका राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ के अंदर किया जाता है, और उदय सिंह पिता बनते हैं। मतलब महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर में होता है। ठीक है, 1578 ईस्वी के आसपास में देते हैं तो मुगल सेनापति जिनका नाम है शाहबाज खान, बहुत कम समय तक के लिए उनका भी यहाँ पर अधिकार रहा था। तीन बार उन्होंने आक्रमण किए थे। अधिकांश आक्रमण उनके असफल ही रहे थे, लेकिन बहुत कम टाइम तक कुंभलगढ़ पर अधिकार होता है किसका? शाहबाज खान। ठीक है, तो ये बात थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। उपनाम देखिए अपन ने, इसका निर्माण कुंभा के द्वारा 1448 से लगाकर 1458 के बीच में। इसके जो वास्तुकार है उनका नाम मंडन है। संप्रति का पहले से यहाँ पर किला बना हुआ था, उसके ऊपर करवाते हैं। कुंभा की हत्या भी इसके बेटे द्वारा, उदा द्वारा यहाँ पर की जाती है। कुंड जिसका नाम है मामादेव कुंड। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर होता है। उदय सिंह को बचाते हैं आशा देवपुरा, पन्नाधाय और उदय सिंह को दोनों को शरण देते हैं कुंभलगढ़ के अंदर। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहाँ पर होता है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के दौरान तैयारियां भी यहाँ पर रह के करते हैं। और 1578 के आसपास में मुगल सेनापति जिसका नाम है शाहबाज खान, बहुत कम समय तक उसका भी इसके ऊपर अधिकार रहा है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापत्य कला की कि क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ किले की स्थापत्य कला की बात करें तो कुंभलगढ़ किले में कुंभलगढ़ किले के चारों तरफ विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार, सेकेंड लॉन्गेस्ट अगर दीवार, सबसे लंबी चीन की दीवार है विश्व में, सेकेंड लॉन्गेस्ट अगर कोई दीवार बनी हुई है, कोई परकोटा बना हुआ है तो वो कुंभलगढ़ में बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है ना, और इसकी चौड़ाई देखी जाए तो इतनी इसकी चौड़ाई है कि एक साथ 4 घुड़सवार यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो इसका परकोटा है वो। दूसरी बात, इसी दुर्ग के सबसे टॉप पॉइंट पर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़, है ना। इसी दुर्ग से सबसे टॉप पॉइंट पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। वो कटारगढ़ कुंभा का निजी निवास स्थान था, और इसे, चूंकि इससे पूरा मेवाड़ दिखता है तो इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है ना।
तो कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कुंभा का निजी निवास स्थान है और ये एक कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है। ठीक है, तो कटारगढ़। नेक्स्ट, जाली रानी का मालिया बनाया था यहाँ पर कुंभा ने और जाली वाव भी बनाई थी ना। तो जाली रानी के नाम पे दो चीजें बनाई, जाली रानी का मालिया कुंभा ने बनाया और जाली वाव, वाव मतलब बावड़ी है ना, वो भी उन्होंने बनाया। मामादेव कुंड, जहां पर कुंभा की मृत्यु हुई, वो भी यहाँ पर स्थित है। कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा जहां जहां पे भी गया है उसने कुंभ स्वामी मंदिर बनाया, वो विष्णु का उपासक था, तो ये भी विष्णु का मंदिर है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी यहाँ पर बनी हुई है कुंभलगढ़ में, जो कि 12 खंभों की छतरी है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज कौन था? तो राणा सांगा का भाई हुआ करता था, है ना। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद अगर मेवाड़ के पास में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो दुर्ग था वो कौन था? कुंभलगढ़ था, और सबसे अधिक ऊंचा किला था ये। इसके अनुसार कुंभा, ये जो दुर्ग है वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा किला है राजस्थान का, और दूसरा चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे प्रमुख किला है। अच्छा, अगर अपने को कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रवेश करना है तो 9 टोटल द्वार आते हैं, 9 द्वारों से अपने को प्रवेश करना है, और प्रवेश द्वारों के अतिरिक्त कहीं से भी इसमें घुसना संभव नहीं। ठीक है, टोटल प्रवेश द्वार 9 है, 9 पोल है इसमें, और प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी इसमें घुसना संभव नहीं है। क्या क्या स्थापत्य कला है सर? विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी। कटारगढ़ स्थित है, जिसको मेवाड़ी की आंख लघु दुर्ग है, जिसमें कुंभा का निजी निवास स्थान है। जाली रानी के नाम से इधर मालिया बना रखा है, जाली रानी की वाव भी यहाँ पर है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है, और कुंभ स्वामी मंदिर है जो कि कुंभा ने बनाया। मामादेव कुंड भी है यहाँ पर। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट किला है इनका, और सबसे अधिक ऊंचा किला भी है ये। प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी नहीं घुस सकते, और टोटल प्रवेश द्वार कितने हैं? तो 9 प्रवेश द्वार है। तो ये थे मेवाड़ के 2 प्रमुख दुर्ग जो दोनों यूनेस्को के अंदर शामिल है, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। दुर्ग है जो कि यूनेस्को के अंदर शामिल है, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसी दुर्ग को कोकिलगढ़ भी कहा जाता है। आमेर दुर्ग का ही दूसरा नाम है कोकिलगढ़, क्योंकि पहले आमेर पर मीणाओं का अधिकार था, और मीणाओं को यहाँ से हरा दिया और इस किले का नए सिरे से निर्माण करवाया था, इसलिए इसको कोकिलगढ़ भी कहा जाता है। तो कोकिल देव जिन्हें मीणा को हराया, और 1036 ईस्वी के आसपास में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, या मैं बोलूं कि इस दुर्ग का नए सिरे से निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग को कोकिलगढ़ भी कहा जाता है। तो आमेर दुर्ग को कोकिलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा कोई इतिहास इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो सीधे इसकी स्थापत्य कला देखते हैं। कौन कौन से महल यहाँ पे बने हुए हैं? चूंकि जयपुर के जो कछवाहा थे वो मुगलों के अधीन में थे, उनके सेनापति वगैरह रहते थे, तो मुगल स्थापत्य शैली का यहाँ पे प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिस तरह से मुगल महलों में दीवाने आम दीवाने खास होते थे, वैसे यहाँ पर भी दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने आम एक आयताकार कक्ष होता था, बनाया मिर्जा राजा जयसिंह ने है, जिसमें लोगों की फरियादों को सुना, दरबार लगता था बेसिकली, उसको कहा जाता है दीवाने आम। दरबार लगता था जिसमें लोग अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए आया करते थे। एक आयताकार कमरा होता था जिसका निर्माण करवाया है मिर्जा राजा जयसिंह। एक और महल जिसका नाम है दीवाने खास, वो भी किसके द्वारा बनाया गया? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया। इस दीवाने खास, ये जो दीवाने खास बना हुआ है, उसकी पूर्व दिशा में शीश महल बना हुआ है, जिसको खास महल भी कहते हैं, और इसकी पश्चिम दिशा के अंतर्गत बना हुआ है सुख मंदिर। इसकी पूर्व दिशा के अंदर तो बना हुआ है शीश महल या खास महल, जबकि इसकी पश्चिम दिशा के अंतर्गत कौन सा मंदिर है? सुख मंदिर। सुख महल भी बोल देते हैं इसको, सुख मंदिर भी बोल देते हैं। ठीक है, एक और महल है यहाँ पर कदमी पैलेस। ये कदमी पैलेस बनाया था राजदेव ने। जो आमेर दुर्ग जब हम जाते हैं तो कदमी पैलेस बना हुआ है वहां पर, जो कि राजदेव ने बनाया था, और यहाँ पर जो भी जयपुर का राजा बनता है उसका राज तिलक किया जाता है। ठीक है, तो महल के रूप में अपने को दीवाने आम मिर्जा राजा जयसिंह, दीवाने खास मिर्जा राजा जयसिंह, और कदमी पैलेस जो कि राजदेव ने बनाया है, और यहाँ पे राज तिलक किया जाता था। जो दीवाने खास है उसके पूर्व के अंदर तो शीश महल या मैं बोलूं खास महल स्थित है, जबकि इसके पश्चिम के अंतर्गत में सुख मंदिर स्थित है। मंदिरों की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर आमेर के अंदर बने हुए। पहला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी है जिसका नाम है कनकावती,
उस कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में उसका निर्माण करवाया था ना। नाम जगत सिंह की याद में करवाया गया, ठीक है। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में वही श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसकी चित्तौड़ में मीराबाई पूजा करती थी ना। उस मूर्ति को कालांतर के अंतर्गत जयपुर के जगत शिरोमणि मंदिर के अंतर्गत रखवाया गया था। तो मानसिंह प्रथम की रानी जिसका नाम है कनकावती, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया और श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में पूजा करती थी। दूसरा मंदिर है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। ईश्वर आ जाता है जिसके पीछे भी वो महादेव का मंदिर होता है। तो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था कोकिल देव ने, जिसने इस किले को ही बनवाया है। उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था अंबिकेश्वर मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। शिला माता का मंदिर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शिला माता का मंदिर कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है। तो शिला माता कछवाहों की इष्ट देवी थी। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन है। अब कछवाहों की इष्ट देवी है तो इसका निर्माण भी कहाँ पे होगा? आमेर दुर्ग में। क्यों? कछवाहा का किला कौन सा है? आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और ये कछवाहों की इष्ट देवी है, ठीक है। इसकी मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल से लेकर आते हैं। बंगाल में भी स्पेसिफिक ढाका, वो ढाका के राजा हैं जिनका नाम केदार है। उन केदार को हराकर बंगाल से इस मूर्ति को लेकर आते हैं मानसिंह प्रथम। तो इस मूर्ति की भी खास बात है। तो शिला माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? आमेर दुर्ग में। इसकी मूर्ति कौन लाया? मानसिंह प्रथम। कहाँ से? बंगाल से। बंगाल में किसको हराकर? तो ढाका के राजा केदार को हराकर लेकर आया। भाई बांग्लादेश बना, बांग्लादेश की राजधानी पड़ती है ढाका। तो उस ढाका का राजा था केदार, उस केदार को हराकर ये मूर्ति लेकर आया था। कौन सी माता की? शिला माता की। और वो क्या है? कछवाहों की इष्ट देवी है। एक मंदिर यहाँ पे नरसिंह का मंदिर है, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भक्त हुए गुजरात में। यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर और सुख मंदिर यहाँ पर स्थित है। सुख मंदिर की बात तो पहले कर चुके। उसके अलावा यश मंदिर और सौभाग्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कुछ मंदिर थे, कुछ महल थे। महल कौन कौन से? पहले तो निर्माण किसने? तो कोकिल देव ने करवाया था 1036 के आसपास में, इसलिए इसको कोकिलगढ़ भी बोल देते हैं। पहले मीणाओं का अधिकार होता था इस किले के ऊपर। वापस नए सिरे से इस किले का निर्माण करवाया था। 3 तो यहाँ पे महल बने हुए, दीवाने आम, दीवाने खास और कदमी पैलेस। दीवाने आम के अंदर तो दरबार लगता था, आयताकार होता था। दीवाने आम और दीवाने खास दोनों बनाए हैं मिर्जा राजा जय सिंह। और कदमी पैलेस जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया और राज तिलक वहां पे होता था। अच्छा, जो दीवाने खास है उसके पूर्व के अंदर तो स्थित है शीश महल या सुख महल। शीश महल या खास महल, सुख नहीं। और जो इसके पश्चिम में सुख मंदिर स्थित है या सुख महल भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। फिर कदमी पैलेस की तो बात करेंगे। मंदिर कौन कौन से? तो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये पूछा जाता है प्रश्न कि जगत सिंह की याद में बनाया था। मानसिंह प्रथम की रानी है जिनका नाम है कनकावती, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया। और मीराबाई जिस चित्तौड़ के अंदर श्री कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करती थी, वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित करवाई गई है। अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण वही जिसने आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो अ से याद रख सकते हैं अंबिकेश्वर। आम्बेर, इस दुर्ग का नाम भी अम्बेर था, ये भी अम्बे, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। कोकिल देव ने निर्माण करवाया। शिला माता मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया गया है। कछवाहों की इष्ट देवी है और मूर्ति मानसिंह प्रथम लेकर आए थे राजा केदार को हराकर, जो कि ढाका के राजा है। नरसिंह मंदिर है, उसके अलावा यश मंदिर है, सौभाग्य मंदिर है और सुख मंदिर है। इसके अलावा आमेर में क्या क्या बना हुआ है उसकी बात करते हैं। आमेर दुर्ग में ही एक जलाशय बना हुआ है। आमेर दुर्ग की तलहटी के अंदर मावठा जलाशय, जब झीलों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे अपन तब उसके अंदर कवर किया था अपन ने। मावठा जलाशय वर्षा आधारित है, किसी भी नदी का पानी इसके अंतर्गत नहीं आता है ना। तो मावठा जलाशय वो आमेर की तलहटी के अंदर स्थित है। बगीचे बने हुए हैं 2, एक बगीचे का नाम है दौलाराम और एक है केसर क्यारी। जो दौलाराम बाग है वो 4 बाग शैली के अंदर बना हुआ। 4 है बाग जिसमें इस तरह से कुछ बीच रास्ता होता था। एक बाग यहाँ पर, एक बाग यहाँ पर, एक बाग यहाँ पर और एक बाग यहाँ पर। तो 4 बाग शैली के अंतर्गत ये बाग निर्मित है। कौन सा? दौलाराम बाग। और दूसरा कौन सा है? केसर क्यारी बाग है। तो ये 2 बगीचे हैं। प्रवेश द्वार, आमेर दुर्ग का पहला जो प्रवेश द्वार आता है उसका नाम जयपुर से निकल लगाकर जयपुर याद रखते हैं अपने को ना। तो आमेर दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार जो है उसका नाम है जयपोल। कौन सा पोल? जयपोल। और जब इसमें एक जलेब चौक है, जलेब चौक से अपन महलों की तरफ जब जाते हैं तब बीच में जो गेट आता है उसका नाम है सिंहपुल। आमेर दुर्ग का पहला पुल जो है वो तो है जयपुल। और आमेर दुर्ग के अंदर जलेबी चौक से लगाकर महलों तक जाने के लिए कौन सा पुल है? तो सिंह पुल बना हुआ है, ठीक है।
और कुछ विशेषता है कि ये किला महलनुमा बना हुआ है। अपन देखते हैं कि भाई किलों में उतनी साज सज्जा अपने को नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वो आक्रमण के लिए बनाए गए हैं ना, बचने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन चूंकि मुगल आश्रय है कछवाहा वंश पर, मुगल के अधीन में वो काम करते हैं, यहाँ पर कोई आक्रमण होने वाला है नहीं, तो टाइम मिल गया कि इनको साहब इसके अंतर्गत महल बनवाएं, ये सारी चीजें करें, साज सज्जा करें, है ना। तो इसलिए ये किला महलनुमा बना हुआ है। बाकी किले अपने को महल के जैसे नहीं दिखने मिलते, ये किला महल के जैसा दिखाई देता है, अपने को महलनुमा पूरा बना हुआ है ना, सुख सुविधाएं ज्यादा है। मुगल शैली का प्रभाव है, ऑब्वियसली कछवाहा वंश अधिकतर जो शासक हुए बाद में वो सारे मुगलों के सेनापति रहे। अब सेनापति रहे, मुगलों का आश्रय उनके ऊपर, तो मुगल का प्रभाव जिस देख रहे थे अपन, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारे मुगल स्थापत्य शैली ही तो है। और लखनऊ की तरह यहाँ पर भूल भुलैया बनी हुई है। भूल भुलैया मतलब एक बार कोई महल के अंतर्गत आ गया तो उसको रास्ते ढूंढना मुश्किल पड़ जाए, वो आसानी से आ तो जाए लेकिन आसानी से जा नहीं पाए, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी भूल भुलैया बनाई जाती है। तो यहाँ पर लखनऊ के समान भूल भुलैया बनी हुई है। तो क्या क्या देखा अपन ने आमेर दुर्ग में? इसी दुर्ग को कोकिलगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कोकिल देव ने इसको बसाया था। यह मैं बोलूं कि मीणाओं को हराकर 1036 के आसपास में नए सिरे से इसका निर्माण करवाया था। तो स्थापत्य कला के अंदर फर्स्ट अपन ने देखे महल, दीवाने आम, दीवाने खास और कदमी पैलेस। दीवाने आम तो बनाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, दीवाने खास भी बनाया मिर्जा राजा जयसिंह ने, जिसके पश्चिम के अंदर तो सुख महल या वो जो महल था शीश महल या खास महल वो बना हुआ था, और इसके पश्चिम के अंतर्गत सुख मंदिर या सुख महल बना हुआ था। कदमी पैलेस जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया, वहां पे इनका राज तिलक होता था। फिर अपन ने कुछ मंदिर पढ़े, जिसमें जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद में रानी कनकावती, जो कि मानसिंह प्रथम की रानी, उनके द्वारा बनाया गया, और वही मूर्ति है जिसकी चित्तौड़ में मीरा पूजा करती थी। अंबिकेश्वर मंदिर, जो कि जिसने आमेर बनाया उसने अंबिकेश्वर मंदिर बनाया, यानी कि कोकिल देव ने। शिला माता का मंदिर यहाँ पर है, क्योंकि ये कछवाहों की इष्ट देवी है, और इसकी मूर्ति मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा या ढाका के राजा केदार को हरा कर लेके आए थे। उसके अलावा नरसिंह मंदिर है, सुख मंदिर है, सौभाग्य मंदिर है, यश मंदिर है। एक जलाशय यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है मावठा जलाशय। 2 बगीचे हैं यहाँ पर, दौलाराम बाग जो कि चारबाग शैली के अंतर्गत में है, और एक बाग बना हुआ है केसर क्यारी बाग। उसके अलावा यहाँ पर प्रवेश द्वार, इसके पहले प्रवेश द्वार, सबसे पहला जयपुर का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है जयपुर, और जब जलेब चौक से महलों की तरफ जाते हैं वहां पर जो प्रवेश द्वार आता है उसका नाम है सिंहपुर। ठीक है, महलनुमा ये किला बना हुआ है, मुस्लिम शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, और लखनऊ की तरह यहाँ पर भूल भुलैया बनी हुई। तो अभी तक अपन 3 यूनेस्को की किले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चित्तौड़ देखा था अपन ने, उसके बाद कुंभलगढ़ देखा, और अब बात कर ली अपन ने आमेर की। यूनेस्को में शामिल और जो 3 दुर्ग बचे उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट दुर्ग है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है। तो झालावाड़, इसके बारे में एक चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। जल दुर्ग 3 थे अपन ने पढ़ा था, एक झालावाड़ दुर्ग, झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग, एक कोशवर्धन या शेरगढ़ दुर्ग, और एक था बेसरोडगढ़, है ना। तो गागरोन दुर्ग की बात करें, ये भी यूनेस्को के तहत शामिल है। इसी को अपन डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या दुलरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। डोडगढ़ क्यों? क्योंकि डोड वंश का यहाँ पे शासन था, और डोड शासक बिजल देव ने ही इसका निर्माण करवाया था। डोड वंश का शासक था, और डोड वंश के ही राजा बिजल देव ने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। तब इसको गागरोन दुर्ग नहीं बोलते थे, डोडगढ़ ही बोलते थे। ये दुर्ग कहां पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल, जिसको सामेला कहा जाता है, वहां पर झालावाड़ में स्थित है, क्या ना, सामेला पर, काली सिंध आहू नदियों के तट पर। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें कोई भी नींव नहीं रखी गई थी, एक ही चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर गागरोन दुर्ग निर्मित है ना। तो बिना नींव रखे चट्टान पर इसको निर्मित किया गया है, और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये। जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग भी कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है ये, बिना नींव रखे चट्टान पर रखा गया है, इसको बनाया गया है, और सामेला पर स्थित है, यानी कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। डोडगढ़ इसे कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका निर्माण डोड वंशीय राजा बिजल देव के द्वारा करवाया गया था, और इसी का अन्य नाम है दुलरगढ़। तो इसका गागरोन नाम कब पड़ा? खिची राजपूत है एक शासक जिनका नाम है देवन सिंह खिची, या कहीं कहीं पर देवेंद्र सिंह खिची भी लिखा हुआ है। वो हरा देते हैं बिजल देव को, बिजल देव डोड को हरा दिया जाता है, और इस दुर्ग का नाम डोडगढ़ से हटाकर क्या रख देते हैं? गागरोन दुर्ग। किसके द्वारा? देवन सिंह खिची के द्वारा। कौन खिची है ये, और हराते किसको है? डोड को, है ना। तो डोड वंश के शासक
बिजल देव को हरा दिया जाता है देवन सिंह खींची के द्वारा और गागरोन दुर्ग इसका नाम रखा जाता है। ये जानकारी मिलती है अपने को चौहान कुल कल्पद्रुम, एक बुक है जिसका नाम है चौहान कल्पद्रुम। तो उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि देवन सिंह खींची ने डोड शासक बिजल देव को हराया और इस दुर्ग का नाम रखा गागरोन। ठीक है, कहां पर जानकारी मिलती है? चौहान कल्पद्रुम में। अच्छा, इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे देखें कि 1303 में चित्तौड़गढ़ के अंदर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। साका होता है वहां पर, रानी पद्मिनी रतन सिंह यहाँ पे केसरिया करते हैं, घोड़ा बादल लड़ते हुए मारे जाते हैं। उसी 1303 ईस्वी में झालावाड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर उसके आक्रमण को विफल कर दिया जाता है और वो जो योद्धा था उसका नाम था जीत सिंह। जीत सिंह ने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को क्या कर दिया था? निष्प्रभावी, मैं बोलूं विफल कर दिया गया। ठीक है, फिर भी गागरोन के अंदर में 2 शाखें होते हैं। अगर ये जेतसी नहीं होता तो 3 शाखें इधर भी हो जाती ना। जेतसी है तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में कोई शाखा यहाँ पे नहीं हुआ 1303 ईस्वी में। यहाँ पर शाखा होता है 1403 ईस्वी के अंदर, 1423 ईस्वी के अंदर सॉरी। आक्रमण होता है मालवा या मांडू के शासक होशंग शाह का आक्रमण होता है और इधर लड़ते हुए इस युद्ध में मारे जाते हैं अचल दास खिंची। कौन मारे जाते हैं? अचल दास खिंची। किसका आक्रमण है? होशंग शाह। होशंग शाह कहाँ का है? मालवा या मांडू का है ना। कब आक्रमण करता है? 1423 ईस्वी के अंदर। और अचल दास खिंची इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। ये जानकारी अपने को मिलती है एक बुक जिसका नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका जो कि लिखी है शिवदास गार्डन ने। साहित्य में किताब बहुत ज्यादा प्रचलित है ना कि अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? तो शिवदास गार्डन ने वो बुक लिखी थी। उसके अंतर्गत अचलदास खींची की वीरता के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। 1423 में वही आक्रमण कर अधिकार कर लेते हैं इस पर होशंग शाह। होशंग शाह ने आक्रमण कर लिया, ये जानकारी अपने को यहाँ से मिलती है। ये देख लिया अपन ने 1437 ईस्वी के अंतर्गत। कब? 1437 ईस्वी के अंतर्गत पालहड़ सिंह जो कि अचलदास खिंची के ही पुत्र हैं, उनके द्वारा इस किले को वापस जीत लिया जाता है ना। मालवाओं के अधीन में था ही, मालवा के परमार जो थे होशंग शाह, परमार होशंग शाह के अधीन में ये दुर्ग हुआ करता था। तो 1437 ईस्वी के अंतर्गत अचलदास खिंची का ही पुत्र है जिसका नाम है पालहड़ सिंह, वो यहाँ से इस युद्ध को वापस जीत लेता है और इस किले पर पुनः अधिकार कर लेता है। 1444 में मालवा की तरफ से वापस आक्रमण होता है। इस बार वहां का राजा है महमूद खिलजी फर्स्ट, है ना। 1423 के अंदर आक्रमण करते हैं, मालवा वाले जीत ले जाते हैं। होशंग शाह यहाँ का राजा था और अचलदास खिंची शहीद होते हैं। उसका बेटा जाके 1437 में इसको वापस जीत के लेके आता है और फिर 1444 में वापस आक्रमण कर रहे हैं मालवा वाले, है ना। मालवा की तरफ से आक्रमण करते हैं इस बार महमूद खिलजी फर्स्ट और काफी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। और इस युद्ध का नाम, इस जो किले है उसका नाम बदलकर ये रख देते हैं मुस्तफाबाद। ये लिखा रहेगा मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। तो गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किसने किया? तो मालवा का शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट। वो 1444 ईस्वी के अंतर्गत में गागरोन पर आक्रमण करता है और इस दुर्ग का नाम बदल के क्या रख देता है? मुस्तफाबाद रख देता है। और यहाँ के इतिहास के बारे में, इस किले के बारे में ये भी बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी एक रचना 1580 ईस्वी के आसपास में लिखी थी, वैली किशन रुक्मणी। वो इसी किले में लिखी थी उन्होंने। कौन सी बुक? वैली किशन रुक्मणी। किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज चौहान। वो कहां पर लिखी गई? तो गागरोन दुर्ग में। लगभग मध्यकाल की रचना है, 1580 ईस्वी के आसपास की ये रचना है। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग के बारे में क्या क्या देखा अपन ने? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे बसा हुआ है। वापस देखें, गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, सामेला पर स्थित है जो कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है क्योंकि इसके तीनों तरफ पानी है, तो ये सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर में आता है। और बिना नींव रखे चट्टान पर इसका निर्माण किया गया है। कोई नींव नहीं है इस दुर्ग की, बिना नींव रखे चट्टान पर इसका निर्माण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। इसी दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को ही अपन डोड़गढ़ कहते हैं या दुलरगढ़ कहते हैं। गागरोन दुर्ग को डोड़गढ़ दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण बिजल देव डोड़ के द्वारा करवाया गया था। कौन है बिजल देव डोड़? तो वहां का शासक था जो कि पहले यहाँ पे गागरोन जिसके अंडर में आता था वो। तो इसका गागरोन नाम कैसे रखा जाता है? तो देवन सिंह खींची इस बिजल देव डोड़ को हरा देते हैं और
गागरोन पर अपना ये जो दुर्ग है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तब तक नाम इसका डोडगढ़ था, लेकिन अब नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, गागरोन नाम रख दिया जाता है। यह जानकारी अपने को मिलती है किताब जिसका नाम है चौहान कल्पद्रुम, ठीक है। 1303 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है गागरोन पर, लेकिन जित्सी के पराक्रम से वो इस किले को जीत नहीं पाता है। फिर भी गागरोन के अंदर में दो साखे हो जाते हैं। पहला साका होता है 1423 ईस्वी के अंदर, आक्रमण होता है मालवा के होशंग शाह का और वीर गति को प्राप्त होते हैं अचलदास खिंची। ये जानकारी अपने को अचलदास खिंची वचनिका जो कि शिवदास गार्डन ने लिखी है वहां से मिलती है। 1437 में ही अचलदास खिंची का पुत्र जिसका नाम है पालन सिंह वो इस किले पर पुनः अधिकार कर लेता है, किंतु पुनः मालवा की तरफ से 1444 ईस्वी के अंतर्गत में आक्रमण होता है। इस बार आक्रमणकारी है महमूद खिलजी फर्स्ट और वो आक्रमण करके गागरोन को पुनः जीत लेता है और इसका नाम बदल के रख देता है मुस्तफाबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया था ना, इसका नाम क्या रख दिया जाता है, मुस्तफाबाद नाम रख दिया जाता है। इसी किले से जुड़ी हुई एक और बात कि पृथ्वीराज चौहान उन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी 1580 ईस्वी के अंतर्गत, नाम था वैली किशन रुक्मणीरी, है ना। कृष्ण और रुक्मणी पर एक वैली लिखी थी उन्होंने। वैली एक छंद का विशिष्ट प्रकार होता है, तो वो उन्होंने रचना लिखी थी 1580 ईस्वी के अंतर्गत में। इसी किले के अंतर्गत उन्होंने ये रचना लिखी थी। अब बात करते हैं कि गागरोन दुर्ग के अंतर्गत में स्थापत्य कला में क्या क्या बना हुआ है। गागरोन किले के अंतर्गत क्या क्या बना हुआ है उसको देखें तो गागरोन किले के चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है वो तिहरा परकोटा है, 3 लेयर्स है उसके अंतर्गत, है ना। तो वह किला जिसके चारों तरफ तिहरा परकोटा है या 3 दीवारें बनी हुई है तो वो कौन सा, झालावाड़। दूसरा जौहर कुंड यहाँ पर बना हुआ है। जौहर कुंड क्या होता था कि महिलाएं जब जौहर करने जाती थी, सती होने जाती थी, तो उससे पहले जिस कुंड के अंदर वो नहाती थी उसको जौहर कुंड है ना, तो जौहर कुंड यहाँ पर बना हुआ है। गिद्ध कराई करके एक जगह यहाँ पर जहां से राजनीतिक जो भी कैदी हैं उनको मृत्युदंड दिया जाता था ना, गिद्ध कराई पर जो भी राजनीतिक दोषी हैं, राजनीतिक कैदी हैं, उनको मृत्युदंड दिया जाता था। कोटा की टकसाल, अच्छा गागरोन दुर्ग झालावाड़ राजस्थान की सबसे नई बनी रियासत थी, है ना। उससे पहले ये कोटा के अंतर्गत ही सम्मिलित थी। तो कोटा की टकसाल यहाँ पर देखने को मिलती है जहां पर गुमानी शाही सिक्कों का प्रचलन था। कोटा की टकसाल कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ के कौन से दुर्ग, गागरोन के अंतर्गत में, और गुमान शाही सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन अधिक हुआ करता था। जालिम कोट जो कि झाला जालिम सिंह ने बनाया, इसी की वजह से जो अलग किया गया था। बेसिकली उमेद सिंह और झाला जालिम सिंह 2 प्रमुख व्यक्ति होते थे कोटा रियासत के, तो इन दोनों में झगड़ा होता था, तो इसके लिए अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह के लिए अलग से रियासत बना दी थी जिसको झालावाड़, और बाद में जाके सीधा बना दिया तो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग, बाकी है तो कोटा का ही। तो कोटा की टकसाल यहाँ पर देखने को मिलती है और उन्हीं झाला जालिम सिंह के यहाँ पे कोट बनाया था, तो जालिम कोट यहाँ पर बना हुआ है। मधुसूदन मंदिर वो भी कोटा के दुर्जनशाल ने बनाया था, क्योंकि पहले कोटा के अंदर ही था, तो मधुसूदन मंदिर बनाया है यहाँ पर दुर्जनशाल ने। फिर बुलंद दरवाजा यहाँ पर बनाया है औरंगजेब, है ना। तो ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि भाई औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो गागरोन दुर्ग में, या गागरोन दुर्ग में कौन सा दरवाजा स्थित है, तो बुलंद दरवाजा, जो कि निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब में। संत पीपा की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। संत पीपा जो कि अचलदास खिंची जो थे उनके भाई थे, और ये राजपाट सब कुछ तोड़कर फिर अपनी रानी सीता के साथ में संन्यास धारण कर लिया था इन्होंने, और अचलदास खिंची को राजा बना दिया था जो वीरगति में प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो उनके भाई ही थे, बड़े भाई थे। तो उन संत पीपा की छतरी यहाँ पर बनी, क्योंकि वो झालावाड़ के थे तो उनकी छतरी कहाँ पर बनाई हुई है, झालावाड़ के अंदर। अंधेरी बावड़ी बनी हुई है झालावाड़ दुर्ग के अंदर, और सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के अंदर कि मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग में स्थित है ना। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। इनका नाम क्या था वास्तव में, हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह। तो हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। ये खिंची शासक थे छत्र सिंह, उनके शासनकाल में गागरोन में आए थे, और यहीं पर उनकी दरगाह बनी हुई है, हमीदुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह, ठीक है। तो ये था झालावाड़ दुर्ग। झालावाड़ दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है, वापस उसको रिवाइज करें तो तिहरा परकोटा झालावाड़ दुर्ग में बना हुआ है। जालिम कोट यहाँ पर बना हुआ है जो कि झाला जालिम सिंह ने बनाया था। कोटा की टकसाल यहाँ पर बनी हुई है जिसमें गुमान शाही सिक्कों का प्रचलन है। जौहर कुंड यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पे जौहर से पूर्व महिलाओं द्वारा स्नान किया जाता था। गिद्ध कराई यहाँ पर स्थित है जहाँ पे राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। मधुसूदन मंदिर यहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण कोटा के दुर्जनशाल ने करवाया था।
यहीं पर बुलंद दरवाजा बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और यहीं पर स्थित है संत पीपा की छतरी, अंधेरी बावड़ी और मीठे शाह की दरगाह, है ना। मीठे शाह की दरगाह, जो कि मीठे शाह संत जो थे वो जत्र सिंह खींची के शासनकाल में गागरोन आए थे, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है। इनका वास्तविक नाम हमीदुद्दीन चिश्ती हुआ करता था, ठीक है। बाकी गागरोन को दुलरगढ़ और डोडगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ इसीलिए क्योंकि उसका निर्माण बिजलदेव डोड के द्वारा करवाया गया था। दो कुल शाखे होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे आक्रमण सफल नहीं होता है, जत सिंह के द्वारा उसको रोका जाता है। पहले शाखे के अंदर 1423 में आक्रमण होता है होशंग शाह का। अचलदास खींची यहाँ पर शहीद होते हैं, मतलब मृत्यु को प्यारे होते हैं। ये जानकारी अपने को शिवदास गार्डन की बुक अचलदास खींची वचनिका से मिलती है। 1437 के अंदर उनके बेटे पालन सिंह इस दुर्ग को वापस जीत लेते हैं, और 1444 में मालवा का वापस आक्रमण होता है, और महमूद खिलजी फर्स्ट यहाँ पर अधिकार कर लेता है और गागरोन का नाम बदल के मुस्तफाबाद रख देता है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह किला बसा हुआ है, सामेला जिसको कहा जाता है। बिना नील के चट्टान पर यह बना हुआ है, और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। तो ये था कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और किले की बात करें, नेक्स्ट दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में पड़ता है ना, ये भी यूनेस्को के अंतर्गत शामिल है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है? तो ये सवाईमाधोपुर में एक अंडाकार पहाड़ी पर, बेसिकली 6-7 लगातार पहाड़ियां हैं, उसमें से एक पहाड़ी जो कि अंडाकार आकृति में निर्मित है, वहां पर यह किला बना हुआ है। अब चूंकि यहां से पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्भर है, बहुत कठिन है, इसलिए ये एरण दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत में रखा गया है। और यहाँ तक पहुंचना इतना कठिन है, इवन यहाँ तो दूर से दिखाई भी नहीं देता है ना, पास जाने पर ही दिखाई देता है अपने को। इसलिए इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान के बाकी सारे दुर्ग तो नग्न है, केवल एक ही दुर्ग है जो कि बख्तरबंद यानी चारों तरफ से बंद है, उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर। किसने कहा? अबुल फजल ने। क्या कहा? कि बाकी सारे दुर्ग तो नग्न है, केवल राजस्थान का एक ही किला है जो कि बख्तरबंद है, उस किले का नाम है रणथंभौर। तो बख्तरबंद दुर्ग है ये, किसने कहा? अबुल फजल ने। किसके बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण के बारे में अक्सर कोई सही जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना जरूर है कि 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण अजमेर के चौहानों ने करवाया था, और मान्यता है कि रणथान देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। तो रणथान देव से होता हुआ रणथंभौर इसका नाम हो गया था, है ना। बाकी ये मान्यता है, एग्जैक्ट तो अपने को कोई जानकारी है नहीं, इसलिए अपन सीधे लिखते हैं कि 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका इतिहास देखें, यहां पर आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से भी पहले यहां पर आक्रमण करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। वो इस जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे रणथंभौर का राजा, बेसिकली ये रणथंभौर का दुर्ग हम्मीरदेव चौहान की वीरता के लिए जाना जाता है ना। हम्मीरदेव चौहान बड़ा नाम हुए यहाँ पर। तो उन हम्मीरदेव चौहान के सामने जलालुद्दीन खिलजी 2 बार आक्रमण करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ऐसे 100 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये भी स्टेटमेंट किसके लिए की गई थी? रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। क्या स्टेटमेंट? कि मैं ऐसे 100 दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसके लिए कहा गया था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये किसने कहा? अबुल फजल ने। किसके लिए कहा? रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है। चलो, फिर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और साका होता ही है। 1301 ईस्वी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और राणा हमीद लड़का हुआ मारा जाता है। इसकी पत्नी जिसका नाम है रंग देवी, और इसकी बेटी जिसका नाम है देवल देवी, वो दोनों यहाँ पर साका करते हैं, ठीक है। केसरिया होता है हमीर के नेतृत्व में, और जौहर करती है रंग देवी और देवल देवी। रंग देवी जो कि हमीर की पत्नी है, और देवल देवी जो कि इनकी पुत्री है, ठीक है। इन्हीं हमीर पर एक किताब लिखी गई जिसको अपन बोलते हैं, बहुत सारी किताबें इनके ऊपर, जिसमें से एक किताब है हमीर रासो। रासो यानी जो राजा की प्रशंसा के अंदर में जो किताबें लिखी जाए, जो गद्य या पद्य लिखे जाए, वो रासो कहलाते हैं। तो हमीर रासो 2 किताबें हैं, एक लिखी है जोधराज ने और एक लिखी है सारंगधर ने। हमीर रासो 2 जनों लिखी है, एक लिखी है जोधराज ने और एक लिखी है सारंगधर ने। तो जो जोधराज वाला जो लिखी गई किताब है, उसके अंदर रणथंभौर का पुराना नाम मिलता है रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर करते करते धीरे धीरे अपवंश रूप क्या हो गया? रणथंभौर। ये जानकारी कहां पर मिलती है? हमीर रासो के अंदर, जो कि जोधराज ने और सारंगधर ने लिखी है, ठीक है। तो 1301 ईस्वी के अंदर में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। राणा हमीर जो कि जलालुद्दीन खिलजी के सामने 2 बार आक्रमण पर भी नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पर
हार जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। और केसरिया जो जौहर करती है वो रंग देवी जो कि इनकी पत्नी थी, और देवल दे जो इनकी माता थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसका निजी लेखाकार हुआ करता था अमीर खुसरो, वो सारे युद्धों के अंदर उसके साथ में ही होता था। उस अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई। क्या नाम? खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई। खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई। खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई। इस किताब के अंदर अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। आज कुफ्र का मतलब होता है मूर्ति पूजा, कि जहां पर मूर्ति पूजा की जाती थी, हिंदू रीति रिवाज थे, वहां वो अब क्या हो जाएंगे? इस्लाम हो जाएंगे। तो आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। ये अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का निजी लेखाकार है, उसके द्वारा ये बात 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर को मार देता है और रंग देवी और देवल दे सती हो जाती हैं, तब ये बात करता है कौन? अमीर खुसरो। तो 3 स्टेटमेंट है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अबुल फजल ने तो कहा है कि रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सारे किले नग्न हैं, ये बख्तरबंद दुर्ग है। इसी के बारे में जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और इसी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं अमीर खुसरो कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। कौन सी किताब? खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई के अंदर। ठीक है। कालांतर के अंदर यह दुर्ग जब तक अपन भारत आजाद नहीं हो गया तब तक जयपुर के अधीन में रहा, क्योंकि भाई ये किला बाद में बूंदी के जो दुर्जन शाल थे उनके अधीन में आ गया, सुरजनहाड़ा के अधीन में आ गया था। सुरजनहाड़ा ने इसको अकबर को दे दिया था। अब अकबर वाले खुद तो संभाले नहीं, अकबर ने दे दिया इसको जयपुर को, माधो सिंह फर्स्ट को, और तब से ये जयपुर के द्वारा ही चलाया आ रहा है। ये सिर्फ जानकारी के लिए बात है। और हम्मीर रासो की बात कर ली अपन ने, जो जोधराज और सारंदर ने लिखी है, जहां पर रणथंभौर का पुराना नाम क्या मिलता है? रणस्तंभपुर। तो रणथंभौर दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। इसी दुर्ग को अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सारे दुर्ग नग्न हैं, ये बख्तरबंद दुर्ग है। चूंकि अंडाकार पहाड़ी पर निर्मित है, दूरी से नहीं, अगर दूरी से अपन देखें तो अपने को नहीं दिखाई देता है ना, पास जाकर में दिखाई देता है। तो ये एरण दुर्ग का एग्जांपल है। यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो 8वीं शताब्दी के आसपास में अजमेर के शासकों ने। मान्यता है कि रणथान देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया होगा। ठीक है। हिस्ट्री के बैकग्राउंड से देखें तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर 2 बार आक्रमण करते हैं हम्मीर देव चौहान, लेकिन यहाँ पर जीतने नहीं देते हैं। और तब जलालुद्दीन खिलजी स्टेटमेंट देते हैं कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया, है ना। 1301 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और हम्मीर देव चौहान लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल दे सती हो जाती है। और तब अमीर खुसरो लिखता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का निजी लेखाकार था, कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। कुफ्र का मतलब होता है मूर्ति पूजा, यानी जहां मूर्ति पूजा की जाती थी अब इस्लामिक रीति रिवाज फॉलो किए जाएंगे, है ना। तो ये बात थी विसाखी के बारे में। और कालांतर के अंदर अपन देखते हैं कि भाई बूंदी के सुरजनहाड़ा को ये दुर्ग मिलता है। कुछ समय तक राणा कुंभा का भी इस पर अधिकार रहा था, है ना। तो सुरजनहाड़ा इसको अकबर को दे देते हैं, अकबर इसको जयपुर को दे देते हैं कि भाई तू संभाल इसको, है ना। तब से भारत जब तक आजाद नहीं हुआ तब तक अजमेर जयपुर के कंट्रोल के अंदर ही ये दुर्ग रहा था। और एक किताब है हम्मीर रासो, जो कि हम्मीर की वीरता पर लिखी गई है, जोधराज ने लिखी है। और एक किताब सारंगधर ने लिखी है। ये जो जोधराज द्वारा रचित हम्मीर रासो की बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है कि रणथंभौर का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर हुआ करता था, है ना। अब बात करते हैं इसकी स्थापत्य शैली के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग में नवलखा दरवाजा बना हुआ है। ठीक है। नवलखा दरवाजा, इससे पहले अपन नवलखा भंडार पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो कि बनवीर ने बनवाया था ना। नवलखा झील बूंदी के अंतर्गत स्थित है ना, वो भी अपन बात कर चुके हैं। या नवल सागर भी जिसको बोलते हैं। नवलखा दरवाजा कहां पर स्थित है? रणथंभौर के अंतर्गत स्थित है। कौन सा दरवाजा? नवलखा दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां पर था? घाघरौन के अंतर्गत में। ठीक है। जयपोल आमेर का पहला द्वार था, और वहां पे जलेब चौक से लगाकर महलों तक जाने के लिए सिंहपोल हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर 2 महल हैं, सुपारी महल और जुगी महल। तो सुपारी महल और जुगी महल कहां पर स्थित है? रणथंभौर में। अगर मैं हम्मीर महल बोलूं तो भी कहां पे होगा? रणथंभौर के अंदर, क्योंकि हम्मीर की वीरता के लिए किला प्रसिद्ध है ना। और 2 नाम जिसे पता नहीं चलता कि रणथंभौर में है, तो वो लिखे मैंने, सुपारी महल और जोगी महल। कहां पर स्थित है? रणथंभौर के अंदर में। जोरा बोरा, ये 2 अनाज रखने के गोदाम है, बेसिकली कोठे थे जिसके अंदर अनाज रखा जाता था ना, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। जोरा बोरा।
अकबर की शाही टकसाल यहाँ पर टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्कों की छपाई होती है, सिक्के जहाँ पर बनते हैं उसको टकसाल कहा जाता है, सिक्कों को ढालने का कारखाना है ना, टकसाल। तो अकबर की टकसाल थी यहाँ पर, जो मैंने बोला कि भाई कालांतर में अकबर के अधीन में आ गया था, ये सुरजन सिंह ने इसको दे दिया था, बूंदी के राजा थे सुरजन सिंह, है ना। तो तब से अकबर के कंट्रोल में था, जयपुर इसको देख रहा था, इसके प्रशासन को। तो अकबर की शाही टकसाल है यहाँ पर। 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनाई है हम्मीर ने, हम्मीर देव चौहान ने यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनाई, क्योंकि इसके पिता थे जेत्र सिंह। तो उस जेत्र सिंह की 32 साल की शासनकाल की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों। 2 राजस्थान में 32 खंभों की छतरी है, छतरियों में और अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हम्मीर ने, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासनकाल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। यहीं पर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये तो फेमस है, सब जानते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग के अंदर तालाब है, पदम तालाब, रनिहड़ तालाब और गुप्त गंगा। कौन कौन से? पदम तालाब, रनिहड़ तालाब और गुप्त गंगा। पदम तालाब, रनिहड़ तालाब और गुप्त गंगा कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर। मीठे शाह या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह झालावाड़ में थी। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर? तो रणथंभौर के अंदर स्थित है। तो क्या क्या इसकी स्थापत्य कला के अंदर? सबसे पहले लिखा अपन ने कि यहाँ पर नवलखा दरवाजा बना हुआ है। दूसरी बात करी अकबर की शाही टकसाल यहाँ पर बनी हुई है। फिर बात करें 2 महल हैं, एक महल का नाम है जोगी महल, एक का महल का नाम है सुपारी महल। 32 खंभों की छतरी है, जो कि जेत्र सिंह के 32 साल की याद की शासनकाल में हम्मीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अकबर की शाही टकसाल देख ही ली अपन ने। जोरा भोरा बना हुआ है, जो कि अनाज रखने के गोदाम थे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर है। रानीगढ़ तालाब, पदम तालाब और गुप्त गंगा यहाँ पर है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। तो ये था रणथंभौर दुर्ग। इससे पहले सबसे पहले अपन ने चित्तौड़ पढ़ा, चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ पढ़ा, कुंभलगढ़ के बाद आमेर पढ़ा, आमेर के बाद में अपन ने पढ़ा आमेर के बाद झालावाड़, झालावाड़ भी पढ़ी लिया, और ये पढ़ा रणथंभौर, ठीक है। अब दुर्ग बचा जैसलमेर। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर जब पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। क्योंकि इसमें पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, और जब पीले पत्थरों पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए अपन ने नाम दे दिया सोनारगढ़। बाकी जैसलमेर दुर्ग ही इसका नाम है, जिसका निर्माण 1115 ईस्वी के अंतर्गत जैसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि जैसलमेर में भाटी वंश का शासन रहा। तो जैसल भाटी के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम रखा जाता है जैसलमेर। त्रिकुट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। एक त्रिकुट पर्वत है जहां पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है ना, कैला माता कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर। ये त्रिकुट पहाड़ी है, उस त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है जैसलमेर का दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग। धानवन दुर्ग की श्रेणी में, धानवन दुर्ग वे दुर्ग जो कि मरुस्थल के अंदर है, तो धानवन दुर्ग में श्रेणी में आता है। त्रिभुजाकार आकृति के अंतर्गत बना हुआ है। इससे पहले चित्तौड़गढ़ पड़ा था, जो कि मयूराकृति के अंदर बना हुआ था ना। सोनारगढ़ या जैसलमेर दुर्ग त्रिभुजाकार आकृति के अंदर, तो क्या त्रि से इसका संबंध है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिभुजाकार ये बना हुआ है, और धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1115 ईस्वी के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया जैसल भाटी के द्वारा, ठीक है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर दुर्ग तक पहुंच सकती है। किसका कथन है? अबुल फजल का कथन है। वही अबुल फजल रणथंभौर को क्या कहता है कि बाकी सारे दुर्ग नग्न है, ये बख्तरबंद दुर्ग है, ठीक है। तो वही अबुल फजल अपने कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहता है? अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो सर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो अबुल फजल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पत्थर की टांगें यहाँ तक पहुंच सकती है। सोनारगढ़ या जैसलमेर के इतिहास में देखें तो एकमात्र किला या एकमात्र रियासत जहां पे 2.5 साके होते हैं। 2 साके तो कंप्लीट होते हैं, मतलब जहां पे केसरिया भी किया जाता है और जौहर भी किया जाता है या साका भी किया जाता है। लेकिन जैसलमेर या जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 2.5 साके किए जाते हैं। 2 तो पूरे होते हैं, एक आधा होता है। पहला साका होता है मुलराज फर्स्ट के नेतृत्व में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के खुद नहीं आता, वो अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग या गर्ग। सेनापति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। आक्रमण किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, और लड़ता कौन है? मुलराज फर्स्ट। केसरिया करते हैं, महिलाएं क्या हो जाती है? सती। दूसरा आक्रमण होता है फिरोज शाह तुगलक का, और उसमें
राव दुदा और त्रिलोक सिंह केसरिया करते हैं और महिलाएं सती होती है। तीसरा जो साका है अमीर अली जो कि कांधार के राजा है उनका आक्रमण होता है। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुर्ग के माध्यम से, दूसरा आक्रमण फिरोज शाह तुगलक का, और तीसरा आक्रमण होता है अमीर अली का जो कि कांधार का राजा है। और इस युद्ध के अंदर जो केसरिया करते हैं उनका नाम है राव लुणकरण। अब केसरिया तो इनका हो गया, मतलब ये तो मर गए, लेकिन भाटी इस युद्ध को जीत जाते हैं, इसलिए बाद में साका नहीं किया जाता है ना, बाद में साका ये लोग सती नहीं होती बाद में, या जौहर नहीं किया जाता बाद में, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध साका। तो राजस्थान के इतिहास का एकमात्र अर्ध साका आक्रमण किसका हो रहा है? कांधार के अमीर अली का। सामने लड़ कौन रहे हैं? लुणकरण। वो तो केसरिया कर लेते हैं, लेकिन चूंकि भाटी इस युद्ध को जीत जाते हैं, वो जीत गए तो इनको कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं इधर जौहर नहीं करती है। तो ये एकमात्र साका होता है, अर्ध साका होता है, ठीक है। तो इस तरह से ढाई साके हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मुद्राज फर्स्ट केसरिया करते हैं, कमालुद्दीन गर्ग सेनापति हैं। दूसरा आक्रमण होता है फिरोज शाह तुगलक का, राव दुद्दा और त्रिलोक सिंह यहाँ पर केसरिया करते हैं। और तीसरा अर्ध साका होता है अमीर के कांधार अली का आक्रमण होता है, और राव लुणकरण के नेतृत्व में अर्ध साका होता है, महिलाएं जौहर नहीं करती हैं। स्थापत्य कला देखें कि जैसलमेर दुर्ग में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 99 बुर्जें बनी हुई है, जो कि राजस्थान के किसी भी किले के अंदर निर्मित सर्वाधिक बुर्जें। बुर्जों का मतलब जो परकोटे या जो इनके सामने दीवार होती है, वहां पर ऐसे गुंबद बनाए जाते थे जहां से सैनिक खड़े होकर आसपास में निगरानी रख सके, तो वो बुर्ज 99 बुर्जें हैं। कहां पर? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। कितनी बुर्जें बनी हुई है? 99 बुर्जें बनी हुई है, जो कि किसी भी किले के अंदर सर्वाधिक है। दूसरी विशेषता दोहरा परकोटा है। इससे पहले अपन ने गागरोन में पढ़ा था कि तिहरा परकोटा था। जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहां पर दोहरा परकोटा है, और इस परकोटे को कहा जाता है कमरकोट। परकोटे को अपन नॉर्मल भाषा में कोट बोल देते हैं, तो कमरकोट इसको कहा गया है, जैसलमेर के परकोटे को। यहाँ पर रंग महल और मोती महल बना हुआ है, जो कि बनाया है मुद्राज सेकंड ने। मुद्राज फर्स्ट था जो कि अलाउद्दीन खिलजी से लड़ रहा था, और मुद्राज सेकंड यहाँ पर 2 महल बनवा रहा है, रंग महल और मोती महल। इसके अलावा यहाँ पर जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है, जो कि चित्रकला का भंडार है, कहां पर स्थित है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ये बात कर ही ली अपन ने, पीले पत्थरों से निर्मित है। ये बात कि इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इनको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखा गया है कि ये स्टेबल रहे। बाकी चूने का इन दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए उपयोग नहीं किया गया है। लकड़ी की छत बनाई गई है। जैसलमेर में गर्मी होती है, तो पत्थरों की अपेक्षा यहाँ पर लकड़ी की छत बना दी है। जो सबसे टॉप ऊपर वाली छत है वो लकड़ी की छत है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय महल है। सबसे बड़ा राजस्थान का आवासीय महल अपन ने पढ़ा था चित्तौड़ में, सबसे बड़ा आवासीय महल है। जैसलमेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय महल है, जहां पे लोग रहते हैं, है ना। और 2009 में इस किले के ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और सत्यजीत रे जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई है जैसलमेर दुर्ग पर, नाम था सोनार किला, ठीक है। तो ये थे यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किले। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था चित्तौड़गढ़, फिर पढ़ा कुंभलगढ़, फिर पढ़ा आमेर, फिर पढ़ा गागरोन, फिर पढ़ा रणथंभौर, और ये पढ़ा जैसलमेर दुर्ग। 6 दुर्ग थे जो कि यूनेस्को के अंदर शामिल थे, ना। राजस्थान का जीके इस तरह से याद किए थे अपन ने। 36वीं बैठक थी 21 जून 2013 को, तो वो सारे दुर्ग अपन ने यूनेस्को वाले पढ़ लिए। अब अपन अगली क्लास के अंदर बाकी के जो बचे दुर्ग हैं वो पढ़ेंगे।